साक्षी और रानी दोनों सगी बहनें थी, लेकिन उनकी किस्मत में बहुत अंतर था। जहाँ एक तरफ साक्षी अमीरी और ऐसों में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, वहीं दूसरी तरफ रानी गरीबों में जैसे तैसे करके अपने दिन काट रही थी। एक दिन साक्षी बड़ी सी गाड़ी में अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर जाती है। रानी एक बस्ती में रहती थी, जिसके कारण साक्षी की गाड़ी अंदर नहीं आ सकी और उसे गाड़ी से उतरकर पैदल आना पड़ा। तभी उसकी नजर अपनी बहन पर जाती है, जो कि पानी की लाइन में खड़ी होती है। ओह माय गॉड, रानी तुम कितने डस्ट में रहती हो। यहाँ चारों तरफ कितनी गंदगी है। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक पा रही हूँ। तुम इतने सालों से यहाँ कैसे रह रही हो? साक्षी, तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आई हो और तुमने एक बार भी नहीं पूछा मैं कैसी हूँ। बस अपनी अमीरी का रौब चाह रही हो तुम मुझ पर। ये भी पूछने की जरूरत है कि तुम कैसी हो? तुम्हारा हाल तो तुम्हारे तन पर पड़ी ये फटी सूती साड़ी और बिना चप्पल के पैर ही बता रहे हैं। तुम मुझसे यहाँ मिलने आई हो या मेरी गरीबी का मजाक बनाने आई हो? ओह सॉरी, लगता है मैंने ज्यादा बोल दिया। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी गरीबी देख ही नहीं जा रही है, इसीलिए ज्यादा बोल दिया। साक्षी और रानी की बातें वहाँ खड़ी औरतें सभी सुन रही थी, जिसमें से एक माला नाम की औरत साक्षी की बातों का जवाब देती है। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता होती ना इसकी, तो तुम इसे यहाँ खड़े होके ताने नहीं मार रही होती। जिस हाल में भी है, तुमसे भीख मांगने तो नहीं आ रही है ना ये, इसलिए यहाँ से तुम जाओ। ओह हेलो, तुम हो कौन जो मुझे ऐसे ताने मार रही हो? तुम्हारी औकात क्या है? मेरी जो भी औकात हो, तुमसे तो अच्छी है। कम से कम मैं इंसान को समझती तो हूँ, तुम तो नहीं समझती हो। तुम्हें घमंड किस चीज का है? पैसों का। ये मत भूलो, पैसों के भी पैर लगे होते हैं। आज तुम्हारे पास है तो कल फिर किसी और के पास होंगे। रानी, ये औरत कौन है जो इतनी बदतमीजी से बात कर रही है? तो चुपचाप खड़ी होकर ये सब सुन कैसे सकती है? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरी सहेली की कब से बेइज्जती कर रही हो? आखिर में कीचड़ तुम्हारे ऊपर ही आ गया ना। अच्छा, तो तुम इसकी सहेली हो? तुझे ऐसे ही घटिया लोग मिले दोस्त बनाने के लिए? फिर तूने मुझे गलत क्यों बोला? देख, अगर तूने अब एक भी शब्द बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सारा कीचड़ उठा के तेरे ऊपर डाल दूंगी, फिर तेरी ये सारी डिजाइनर साड़ी खराब हो जाएगी और यहाँ की धरे की धरी रह जाएगी। कब से मैं तेरी बकवास सुनी जा रही हूँ। रानी मेरी बहन है, मैं इसे जो चाहे बोल सकती हूँ। तुम कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? आगे से हमारे बीच में बोलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। साक्षी इतना कहकर गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। वो गुस्से में अपने घर पहुँचती है और अपना पर्स उठाकर हॉल में फेंक देती है। तभी उसका पति गौतम उसे बोलता है, बेबी, तुम्हारा मूड किसने खराब किया और ये तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए? अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, प्लीज मुझसे बात मत करो। लेकिन अगर तुम बताओगे नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? आज मैं बस्ती के बाहर वाले मॉल में शॉपिंग के लिए गई थी, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि रानी भी यहीं रहती है। चलती हूँ, उससे मिल आती हूँ। मैं गई तो पानी की लाइन में लगी थी वो। मैं उससे बात करने लगी तो उसके आसपास वाली औरतें मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी, मेरी बेइज्जती करी। मैंने गुस्से में अपना पैर पटका और वहाँ पड़ा सारा कीचड़ मेरे ऊपर ही आ गया। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे? पूछिए, लेकिन ऐसा कुछ मत बोलिएगा कि मुझे और गुस्सा आ जाए। अगर ऐसी बात है तो रहने दो, मैं बाद में पूछ लूंगा। बेकार में तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। आपको जो पूछना है ऐसे बीच में बात रोककर मुझे और परेशान मत करिए। मैं ये पूछ रहा था कि तुम वहाँ अपनी बहन का हालचाल पूछने गई थी या उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने? अच्छा, तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं वहाँ पैसे का घमंड दिखाने गई थी? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं आपके कहने का मतलब अच्छे से समझ रही हूँ। और हाँ, मैं उसे नीचे दिखाने ही गई थी। वो हमेशा से माँ और पापा की लाडली थी। उसके रहते मुझे कभी उनका प्यार मिला ही नहीं, इसीलिए मुझे उससे बहुत नफरत है। मुझे उसकी बेइज्जती करने में बहुत सुकून मिलता है। जब तुम ये सोचकर ही गई थी तो तुम्हारी बेइज्जती होनी ही थी। जाओ जाके अपने ऊपर का कीचड़ साफ कर लो, क्योंकि मन के अंदर का कीचड़ तो तुमसे साफ होने वाला नहीं है। गौतम इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं, लेकिन रानी को अपनी बहन के लिए बुरा लगता है, जिसके चलते वो उसके जन्मदिन वाले दिन अपने हाथों से एक फूलों का गुलदस्ता तैयार करती है और खाने में उसके लिए उसकी मनपसंद का गाजर का हलवा लेकर बैठी होती है। तभी उसका पति केशव आता है और बोलता है, आज कुछ है क्या जो आज गाजर का हलवा बनाया तुमने? और ये गुलदस्ता ये किसके लिए है? जी वो मैं
ये साक्षी के लिए बना रही हूँ। आज ना उसका जन्मदिन है और मैंने ना सोचा कि मैं उससे मिलने जाती तो हूँ नहीं, और वैसे भी हम दोनों का कोई मेल है नहीं, क्योंकि वो कितनी अमीर और मैं कितनी गरीब हूँ। तो सोचा मैं उसके लिए ये बना के लेके जाऊँ, उसको अच्छा लगे शायद से। एक बात बताओ, तुम कौन से मिट्टी की बनी हो? उस दिन वो तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बेइज्जती करके गई है, वो भी सभी बस्ती वालों के सामने। उसके बाद भी तुम्हें उसके घर जाना है? माना उसने मेरी बेइज्जती की, लेकिन मैंने भी तो उसको बहुत कुछ बोला है ना, मेरी भी तो गलती है ना। लेकिन वो बचपन से ही घमंडी है, लेकिन मुझे एक बार सोचना तो चाहिए था। मैं तुमसे बहस में जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम जो चाहती हो वो करो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें जाना है ना, जाओ, लेकिन हाँ, समय से वापस आ जाना। जी ठीक है, मैं आपकी कही हुई सारी बातों का ध्यान रखूंगी। रानी इतना कहकर उनके पास जो होता है वो प्यार से लेकर साक्षी के घर निकल जाती है, जहाँ बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करती है, वॉचमैन उसे गेट पर ही रोक लेता है, लेकिन तभी गौतम आ जाता है और वो वॉचमैन को वहाँ से भगा देता है और रानी से बोलता है, रानी, मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें देखकर कितना खुश हूँ। चलो, साक्षी ने कुछ अच्छा तो काम किया तुम्हें यहाँ बुलाकर। गौतम जी, मुझे नहीं बुलाया साक्षी ने, लेकिन हर साल की तरह मैं उसके लिए हलवा बना के लेके आई थी, तो मैं सोची कि लेके चलूं, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। आप ये फूलों का गुलदस्ता और ये हलवा ना उसको दे दीजिएगा, बाकी मैं चलती हूँ यहाँ से। रानी इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर साक्षी का आना होता है और वो रानी को रोक लेती है और उसे पार्टी में लेकर जाती है और उसकी बहुत बेइज्जती करती है। हेलो फ्रेंड्स, मिलो, ये है रानी। कहने के तो ये मेरी बहन है, लेकिन इसके और मेरे बीच में बहुत अंतर है। बेचारी की शादी बहुत गरीब घर में जो हुई है, 2 वक्त का खाना खा ले, वो भी बहुत बड़ी बात है इसके लिए। अच्छा, तो पक्का ये आज तुमसे पैसे मांगने आई होगी, क्योंकि आज तो तुम्हारा जन्मदिन है और आज तो तुम किसी चीज के लिए मना नहीं करोगी। हाँ वो है, तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, ऊपर से ये मेरी सगी बहन है। साक्षी, ये बात गलत है। वो तुमसे पैसे मांगने नहीं आई है, बल्कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद का हलवा बनाकर लाई है। लेकिन तुम्हारी जुबान इतनी कड़वी हो चली है, तुम पर पैसे के सिवा किसी चीज का असर ही नहीं होता। अब जो सच है मैं तो वही बोल रही हूँ। ये गरीब लोग होते ही हैं, अमीरों का खून पीने वाले। इसके पति ने इसे यहाँ इसीलिए भेजा होगा कि जाओ अपनी अमीर बहन से कुछ लेकर आ जाओ। अगर वहाँ जाओगी तो जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। देखो, तुम तो चुप ही रहो। तुम सब पे अमीर का घमंड चढ़ा हुआ है, लेकिन जिस दिन ये घमंड टूटेगा, उस दिन तुम लोग अपनी नजर में इतना गिर जाओगे कि किसी से नजर नहीं मिला पाओगे। साक्षी, मैं अपने पति की कसम खा रही हूँ, मैं आज के बाद तेरे यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। और मुबारक हो ये तेरे अमीर ससुराल, और मैं अपने गरीब ससुराल में ना खुश हूँ। रानी इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और दोबारा कभी साक्षी के घर नहीं आती। लक्ष्मी सुबह सुबह चाय पीकर कहती है, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है? सरस्वती भाग कर आती है। माँ जी, आपने बुलाया? बहू, तुझे कितनी बार कहा है चाय में चीनी थोड़ा कम रखा कर। अरे, आज भी चाय में चीनी ज्यादा हो गई है क्या माँ जी? मुझे ध्यान नहीं रहा। चल कोई बात नहीं, अभी तो पी ली मैंने ये जहर वाली चाय, आगे से ध्यान रखना। जी माँ जी, वो मैं क्या हुआ, कुछ बोलना है? क्या कह रही थी, कल माँ बता रही थी कि वो घर की रिपेयरिंग करवा रही हैं, तो किराए पर जाएंगी, लेकिन मैंने कहा आप दोनों यहाँ आ जाते तो अच्छा रहता। अरे बहू, नेकी और पूछ पूछ, भले काम में देरी कैसी, जरूर बुला ले। अरे ये घर उनका भी तो है। अरे माँ जी, मैं अभी उन्हें बताती हूँ, वो शाम तक यहाँ आ जाएंगे। अब देर शाम सरस्वती की माँ पार्वती और पिता भानु प्रताप आते हैं। सदा खुश रहो बेटा। और तमाजी का है, नजर नहीं आ रहे? अरे वो तो ड्यूटी गया है, रात तक ही आएगा। आप लोग आइए ना। और संधन जी, कैसी हैं आप? अहो भाग्य हमारे, जो आपके दर्शन को हम यहाँ पधारे। अरे समधी जी, आप तो बड़े ही वो हैं। क्या कहा, क्या हूँ मैं कुछ समझा नहीं। चलिए भी आप, मुझे इसी बात का डर था, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ रही थी। अरे रुको रुको, पूछने तो दो कि मैं क्या हूँ। आप नल्ले हो, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के,
और यहाँ पे बुढ़ापे में आते ही आप पे जवानी छा गई। अब तुम समधन के आगे मेरी बेइज्जती मत करना, बहुत इज्जत है यहाँ मेरी। इज्जत है तो थोड़ी बहुत तो है ना। अब लक्ष्मी का खाली खाली घर बस सा जाता है। ऊपर से समधी समधिन का हंसी मजाक पूरे घर में गूंज रहा होता है। देर रात लक्ष्मी खाना निकालने किचन में जाती है। तभी भानु प्रताप भी उसके पीछे किचन में पहुंच जाता है और भानु प्रताप अपनी समधन को पीछे से टमाटर मारता है। समधी जी, आपको कुछ चाहिए क्या? आप चाहिए और क्या चाहिए होगा। अरे समधी जी, आप भी ना। अरे मैं तो ये देखने आया था, कहीं मेरी समधन जी मेरे साथ मजाक तो नहीं करने वाली, खाने में तीखा या मिर्च मिलाकर। अरे समधी जी, आप तो बड़े ही वो हैं। थत, इस उम्र में भी आप ना। अब जब लक्ष्मी किचन से निकलती है तो शर्माते हुए पार्वती अपनी समधन को देख लेती है। पीछे से भानु प्रताप भी किचन से हंसते हुए बाहर आता है। आपने खाना खा लिया? नहीं खाया, तुमने खाया? मैंने तो खा लिया और मैं सोने जा रही हूँ। खा लिया ना तो जाके सो जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, मैं खाकर आ जाऊंगा बाद में। आ गए तुम अपनी समधन से हंसी ठिठोली करके। मुझे ये समझ नहीं आता, जो कभी अपने घर के किचन से एक गिलास पानी नहीं उठाता, वो अपनी समधन के घर जाके किचन में सारा काम करता है। अच्छा, तो तुम्हें बुरा लग रहा है मेरी समधन से बात करना? बुरा नहीं लग रहा, बल्कि मुझे आप दोनों की ये अजीब सी हंसी ठिठोली बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अरे क्यों बेटी के घर में बिना बात के तमाशा कर रही हो? जाओ सो जाओ चुपचाप से, और मुझे भी सोने दो। अब अगली सुबह पार्वती अपनी बेटी के साथ किचन में उसका हाथ बंटवा रही होती है। तभी लक्ष्मी किचन में आकर अपनी बहू सरस्वती से कहती है, बहू, एक कप चाय बना दे। सरस्वती, तूने अभी तक अपनी सास को चाय नहीं दी क्या? अरे नहीं नहीं, समधन जी और मैंने तो चाय पी ली है। तो फिर ये किसके लिए? अरे वो समधी जी के लिए कह रही हूँ। मैंने सोचा उन्हें बिस्तर पर ही चाय दे दूँ। सरस्वती, तू देख रही है ना अपनी सास को? उनको तो रोज देखती हूँ। अरे मेरा मतलब है, अरे कुछ नहीं, रहने दे बस। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। एक तो तेरे बाप को इस उम्र में भी जवानी चढ़ी है, जब से वो यहाँ आया है। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हैं? माँ जी ऐसी नहीं है, बल्कि पापा को ही मैंने देखा है, वो माँ को कुछ न कुछ बोलकर छेड़ते रहते हैं। जैसे भी करके इस बुढ़े को मैं यहाँ से ले जाऊँ, नहीं तो ये बुढ़ा बाद में मुझ पे नहीं टिकेगा। क्या माँ, आप भी बहुत सोचती हो। अब कुछ समय बाद लक्ष्मी चाय लेकर भानु प्रताप के पास पहुंचती है और भानु प्रताप को उठाते हुए कहती है, अरे समधी जी, उठ भी जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे समधन जी, अब कहाँ जाएंगी बचकर? राम राम, मैं तो चाय देने आई थी। मुझे क्या पता था कि ये बुढ़ा इतना ज्यादा रोमांटिक है। अरे समधन जी, आप, मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। अरे जाने भी दो समधी जी, आप तो बड़े ही वो निकले। अब जब लक्ष्मी भानु प्रताप के कमरे से शर्माते हुए निकल रही होती है, तभी पार्वती भी उसे देख लेती है। सरस्वती, देख देख, जल्दी देख, तेरी सास कैसे तेरे बाप के कमरे से शर्मा कर निकल रही है। कहीं बूढ़े ने कुछ कर तो नहीं दिया इसके साथ? माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आप तो खुद पापा को बदनाम करने पे लगी हो। सरस्वती, अब क्या बोलूं तुझे, मैं तो इस घर में आकर ही पछता रही हूँ। पार्वती को तो भानु प्रताप की हरकतों को देखकर परेशानी हो रही थी, लेकिन भानु प्रताप को अपनी समधन का हाथ पकड़ना तो कभी उसकी कमर पर चिकोटी काटना बहुत पसंद आ रहा था। अब भरी दोपहर में पार्वती भानु प्रताप को ढूंढ रही थी, लेकिन भानु प्रताप पार्वती को कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी पार्वती अपनी बेटी सरस्वती से कहती है, सरस्वती, तेरी सास कहाँ गई? मुझे कहीं दिख नहीं रही। अरे माँ, आपको पता नहीं है क्या? माँ तो मंदिर गई है, वो भी पापा के साथ। क्या? कब? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे माँ, पापा ही तो माँ जी को मंदिर ले जाने की जिद कर रहे थे। वो लोग तो काफी समय पहले ही गए हैं, अब तो आने ही वाले होंगे। तभी भानु प्रताप और लक्ष्मी मंदिर से लौट कर आते हैं। आइए आइए, कहाँ गए थे आप अपनी पत्नी को बिना बताए? अरे मंदिर गया था। बेटा, तुमने अपनी माँ को बताया नहीं कि मैं मंदिर गया था? बताया तो था पापा। अरे समधी जी, आप ये गजरा ले ही आए। मैंने तो आपको कितना मना किया, लेकिन आप माने भी नहीं ना। मेरे साथ मंदिर गए हुए पता नहीं इस बूढ़े को कितने बरस बीत गए, लेकिन देखो
अपनी समधन के साथ मंदिर और मार्केट ऐसे घूम रहा है जैसे इनकी डेट चल रही हो। अरे समधन जी रुकिए ना, गजरा तो लगाते जाइए। लाइए मैं ही लगा देता हूँ। राम राम, ये बूढ़ा सच में तो नहीं सठिया गया। इस उम्र में मुझे इसे यहाँ से लेकर जाना ही होगा, वरना इन दोनों को देख के मेरा तो आधा खून ही जल जाएगा। अब भानु प्रताप लक्ष्मी के बालों में गजरा लगा देता है और लक्ष्मी को देखते हुए कहता है, हाय हाय समधन जी, क्या लग रही हैं आप। सच में आपके बालों में ये गजरा कितना सूट कर रहा है। जी समधी जी, आप भी बड़े ही वो हो। धत, मुझे तो शर्म आ रही है। लक्ष्मी वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है और ये सब देखकर पार्वती भानु प्रताप का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है और उसे मारने लगती है। अरे पार्वती क्या हुआ? अरे मार क्यों रही हो? अरे सुनो तो मेरी बात। भगवान ही बचाए पापा को अब माँ के प्रकोप से। आई लगती है पार्वती, मत मारो। आई अजी आप भी ना बड़े वो हो। क्यों जी, क्या है ये? अरे समधन जी क्या सोच के बोलती है, मुझे कैसे पता होगा। जब आपकी समधन जी आपको बोल रही थी तब तो आपको बड़ी शर्म आ रही थी, आपके दोनों गाल लाल हो गए थे। अरे पार्वती तुम भी ना गुस्सा कर रही हो। है, हमारा तो रिश्ता ही ऐसा है। ओहो, बड़े आए समधन समधी के साथ रिश्ता बनाने वाले। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरे साथ मंदिर गए हुए कितने साल हो गए? शायद 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3, याद नहीं। याद नहीं? अरे मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूँगा। अरे मत मारो यार, लगती है यार। ना, इसके लिए तो मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ आपका क्या करूँ। चलो देर शाम अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। अरे अभी भी कुछ दिन लगेगा, कहाँ जाएंगे हम? अपने मायके और तुम अपने ससुराल। अब पार्वती देर शाम ही भानु प्रताप को लेकर अपनी बेटी सरस्वती के ससुराल जाने लगती है। तभी लक्ष्मी भानु प्रताप से कहती है, आते रहिएगा समधन और समधी जी। अरे समधन जी, आप कहीं तो पूरी जिंदगी यहीं रुक जाए। अरे समधी जी, आप भी बड़े वो है। लग गई। समधी जी कहाँ लग गई? सीधा दिल पे लगी है लक्ष्मी जी आपकी बातें। ये कभी नहीं सुधर सकते। अब भानु प्रताप और लक्ष्मी के बॉन्ड की वजह से पार्वती भानु प्रताप को लेकर अपने मायके जाती है। पर कहते हैं ना, बचपन की उम्र का दिल तो बच्चा होता है। अब भानु प्रताप कहाँ बदलने वाला था। वहाँ जाने के बाद भानु प्रताप को पार्वती की भाभी मिल जाती है, जिसके बाद उसकी आशिकी उसके साथ शुरू हो जाती है और चलती जाती है। नैना एक बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की लड़की थी, जो किसी को ना पलटकर जवाब देती और ना ही किसी बात का बुरा मानती। एक दिन नैना अपनी ननद रश्मि के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी रश्मि बाहर से आती है और अपनी भाभी को कमरे में देखकर अपनी माँ माला को बुलाती है। माँ ये देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाभी मेरे कमरे में जाने के बाद आती है और तभी मेरे कमरे में मेरा सामान भी गायब होता है। आज तो मैंने भाभी को रंगे हाथ ही पकड़ लिया है। ये आप क्या कह रही हो ननद जी? मैं भला आपके कमरे से कुछ भी क्यों चुराऊंगी? अपने घर से चोरी करना ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात होगी ननद जी। भाभी अब आप भोली भाली बनने की कोशिश मत करो। मैं आपकी सच्चाई से अच्छे से वाकिफ हूँ। खुद तो एक गरीब परिवार से उठकर यहाँ आ गई हो और यहाँ आकर भी चोरी करना शुरू कर दिया। सच सच बताओ, यहाँ से सारा सामान चोरी करके आप अपने मायके भेजती हो ना? नहीं ननद जी, मैं आपके कमरे में बस इसलिए आई थी क्योंकि पूरा घर साफ कर दिया, लेकिन बस आपके कमरे में ही झाड़ू नहीं लगाई थी और ना ही सफाई हुई थी। मैं बस सफाई करने ही आई थी। हाँ बहू, जब से तू इस घर में आई है तब से तो तू घर की सफाई ही कर रही है। रोज कुछ ना कुछ हमारे घर से गायब ही हो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या अपने ही घर में चोरी करते हुए? माँ जी, आप भी मुझ पर ऐसे गलत और झूठे इल्जाम लगा रही हो। मेरी बात का विश्वास करो, मैं कोई चोरी करने नहीं आई थी यहाँ। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। माँ, भाभी ऐसे सच नहीं बोलने वाली है। हमें भाभी की तलाशी करनी होगी, तभी सच सबके सामने आएगा। नहीं, ये तो बहुत चालाक है। अब तक तो इसने यहाँ से सामान अपने माँ के घर भी भिजवा दिया होगा।
लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ अभी भी जिंदा हूँ। इन जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है मुझे अच्छे से आता है। ये अपने ही घर में चोरी करके खुद को क्या समझती है कि कभी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन कोई नहीं, आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद ये चोरी करना ही भूल जाएगी। माला और रश्मि दोनों मिलकर नैना को बहुत ज्यादा मारते हैं। नैना को काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो ये सारी बातें अपने पति या अपनी माँ को नहीं बताती। ऐसे ही कई बार नैना की अपने ही घर में कई बार बेइज्जती होती है। उसके अपने घर वाले ही नैना को नीचा दिखाते। कुछ दिनों बाद नैना का पति रोहन नैना को कुछ कागज देता है। नैना, ये मेरे बहुत ही जरूरी कागज है और कल मेरी मीटिंग है ऑफिस में, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि ये कागज इधर से उधर नहीं होने चाहिए। तुम इनका अच्छे से ध्यान रखना। आप ये कागज माँ को ही दे दीजिए ना। आपको तो पता है ये सब मुझसे नहीं संभाला जाता, फिर भी आप इतने जरूरी कागज मुझे ही रखने को दे रहे हो। अरे यार नैना, कल सुबह मुझे ऑफिस जल्दी जाना है और अब माँ को सुबह सुबह उठाना अच्छा नहीं लगेगा ना। और बस इसलिए ये पेपर्स ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ संभालने के लिए। अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं संभाल कर रख दूंगी। नैना और रोहन की सारी बातें रश्मि और माला सुन लेते हैं। माँ, आपने सुना ना अभी भैया ने इस लड़की से क्या कहा? हाँ मैंने सुना, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा, बल्कि ये सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये लड़की अब मेरे बेटे को पूरे अपने वश में करना चाहती है। देख रही है कैसे मेरे ही बेटे ने अपने जरूरी कागज मुझे देने से ज्यादा जरूरी इस लड़की को देना सही समझा। हाँ माँ, मैंने सब देखा और सच कहूँ तो ये अच्छा हुआ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। रश्मि इतना कहकर अगले ही दिन अपनी माँ के साथ मिलकर सुबह सुबह अलमारी से रोहन के जरूरी कागजात निकाल कर छुपा देती है। जब रोहन वो जरूरी कागजात नैना से मांगता है और नैना को वो नहीं मिलते तो रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यार नैना, मैंने तुम्हें एक काम दिया था कि ये कागज को आराम से रखना संभाल के, लेकिन तुमसे वो तक नहीं हुआ। तुम खुद अनपढ़ हो, इसलिए तुम्हें इतने जरूरी कागज के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं सच कह रही हूँ रोहन, वो कागज मैंने संभाल कर अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अलमारी से कहाँ चले गए ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। कितना झूठ बोल रही है ना भाभी आप। और नहीं तो क्या, साफ साफ झूठ ही है। अरे जब मेरे बेटे ने वो कागज तुझे रखने को दिए थे तो वो कहाँ जा सकते हैं। तू इतनी भी भोली नहीं है जितनी बनने की कोशिश कर रही है। भाभी, आप भैया और हमसे किस बात का बदला ले रही हो? भैया तो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको इस घर की बहू बनाया उन्होंने, फिर भी आप भैया के बारे में ना सोचकर बस अपने बारे में सोचती रही। सच में ये बहुत गलत किया आपने। आपको तो शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। आप लोग इससे ये बातें बोल के अपना मुंह क्यों गंदा कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि इसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है? और ये देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। नैना की सास और ननद दोनों नैना को नीचा दिखाने का एक भी मौका जाने नहीं देते थे, और इस बार तो वो दोनों इतना कर देते हैं कि अब रोहन भी उनकी तरफ से कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद माला सीढ़ियों से आ रही थी और नैना को वहाँ से आते हुए देखकर खुद गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर वहाँ पड़ोसन आती है। अरे क्या हुआ है माला? मेरी बहू मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सीढ़ियों से गिरा दिया। माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने आपको कब गिराया सीढ़ियों से? आप तो खुद गिरी हो। नैना बहू, तू बस कर जा। यहाँ तेरी सास जमीन पर गिरी पड़ी है और अब भी तुझे अपनी सास की ऐसी हालत में सहारा देना याद नहीं आया, बल्कि बहस करना याद आया है। बार बार अपनी सास और ननद के अत्याचार से नैना बहुत परेशान हो जाती है। रात में सोते हुए वो खुद से बात करती है। जब यहाँ मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है तो मैं यहाँ क्यों ही रहूं? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। नैना रात भर रोती रहती है और रोते रोते सो जाती है। तभी नैना के सपने में नौ दुर्गा माता आती हैं। पुत्री, तुम निराश मत हो,
इस नवरात्रे तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। जिसने तुम्हें सताया है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर माँ दुर्गा गायब हो जाती है और 2 दिन बाद नवरात्रि का पहला दिन आता है और तभी घर पर इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं जो उनके घर को ताला लगाने आए थे। हाय मेरा घर, इतनी मेहनत से इसके पिताजी ने घर बनाया था। अब पता नहीं क्यों इस घर पर ताला लगाया जा रहा है। रोहन बेटा कुछ कर, इस घर पर ताला मत लगने दे। माँ मैं क्या करूँ? अरे पिताजी ने कर्जा लिया था घर के नाम पे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, लेकिन ये लोग फिर भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ गलत समय पर आए हैं। अब भी हमारे पास 10 साल है कर्ज चुकाने के लिए। जरा पूरी जानकारी के साथ आइएगा। नैना की बात सुनकर वो लोग चले जाते हैं। ये देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही पूरे 9 दिन बहू में दुर्गा माता आती है और रोज ऐसा कुछ अनोखा होता है जिसे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दशहरे का दिन आता है तो माला और रश्मि फिर नैना को सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार नैना किसी की नहीं सुनती। वहाँ पड़ोसन रोहन सब थे। तभी नैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप सबको लगता है हर बार मैं ही गलत होती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मेरी सास और ननंद है, हर बार वो मुझे नीचा दिखाती रहती है, मेरा अपमान करती रहती हैं। नैना ये सब तुम क्या बोले जा रही हो? और अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मैंने अब तक कुछ नहीं बोला तो सबने मेरी खामोशी का फायदा उठाया। रोहन, उस दिन जब तुम्हारी फाइल नहीं मिल रही थी तो वो फाइल मैंने नहीं बल्कि इन दोनों ने गायब की थी। और उस दिन जब माजी सीढ़ियों से गिरी थी तो भी मैंने नहीं गिराया था, बल्कि वो जानबूझकर गिरी थी ताकि लोग मुझे ही सुनाएं। माँ, रश्मि, आप दोनों मेरी पत्नी के साथ ये सब कर रहे थे? और अब तक जिसने भी मेरे साथ गलत करना था वो कर लिया है, लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगी, क्योंकि जिस तरह से 9 रूप माता रानी के होते हैं वैसे ही बहू में दुर्गा माँ दोबारा आ सकती है। बहू में आई दुर्गा माँ को देखकर वहाँ सब हैरान रह जाते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है।